चलिए सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। डेली करंट अफेयर्स में आज का है कौन सा 29 और 30 दिसंबर का करंट अफेयर्स। 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा एक चीज़ सोचिए कि अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम प्रीलिम्स के लिए कब लगेंगे, फरवरी में, मार्च में लगेंगे। ऐसा लगता है जैसे यूपीएससी नोटिफिकेशन लिखा हो नोटिफिकेशन में कि आपको जो है मार्च में लगना है, फिर उसके बाद 2 महीने तैयारी करिएगा, प्रीलिम्स हो जाएगा, फिर मेंस लिखिएगा, फिर मेंस हो जाएगा, फिर इंटरव्यू दीजिएगा, फिर आप प्रॉपर आईएएस बन जाएंगे, फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका नियुक्ति हो जाएगी। भाई इतना आसान चीज़ नहीं होती है। धीरे धीरे जो देखो वही चीज़ है, हम कितना भी समझाएंगे आपको नहीं समझ में आएगा। या तो आप खुद फेल होकर समझेंगे या तो दुनिया से सोच सीखेंगे समझेंगे तब समझ में आएगा। हम झूठी बातें करें कोई मतलब नहीं है। खैर हमारा अपना जो काम है हम कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए। फिशिंग कैट के बारे में चर्चा में रहने वाला फिशिंग कैट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है, घरेलू बिल्ली की तुलना में इसका आकार लगभग बराबर होता है। आपने नहीं पढ़ा फिशिंग कैट के बारे में, आप सोच रहे हैं सर फिशिंग कैट क्या होती है, कोई ऐसी कैट जो फिशिंग करती है क्या, ऐसा कुछ, फिर तो बात अलग है, फिर तो है ना। नहीं पता जाके फिर पढ़िए, आप जो डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं जाकर जरूर पढ़िएगा। फिशिंग कैट सॉरी, घरेलू बिल्ली की तुलना में इसका आकार लगभग बराबर होता है और यह एक रात्रिचर शिकारी जीव है। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। दुगुना होता है आकार में, क्या होता है, दुगुना होता है। घरेलू बिल्ली का आकार में लगभग क्या होता है, दुगुना होता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो पता हो जाएगा। सिंपल कॉमन सेंस लगाइए कि बराबर ही रहेगा तो काफ़ी कुछ बराबर चीज़ें दिखने लगेंगी। तो थोड़ा सा देखो होता है इन्वायरमेंट है, कुछ चीज़ें ना मैचिंग करने लगती है ऑटोमेटिक। तो बस कॉमन सेंस लगाए तभी काम चल जाएगा। यह एक रात्रिचर शिकारी जीव है, रात्रिचर है शिकारी होगा ही। अब ऐसा कौन सा रूल है भाई, वही चीज़ है, गेस करना पड़ेगा। और आप गेस नहीं करेंगे तो फिर तो सोचेंगे ये कहाँ, हम तो पढ़े नहीं, छोड़ी भाग चलिए आगे, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर कौन सा है, बी सही है। कौन सा सही है, बी सही है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए कौन सा है, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चाओं में रहा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर रीर मतलब क्या, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट याद रखिएगा। रियल अगर यहीं पर नॉमिनल लगा दे क्या हो जाएगा, नीर हो जाएगा, है ना। देखो EER अलग चीज़ है, एक्सचेंज देखो। अब आप इकोनॉमी पढ़े तो समझ में आ जाएगा, आपको नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए जा करके कि अब ये PYQ में आया भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं आया है, ये टर्म्स आया है, क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है ना। ये रीर आया हुआ है तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि रीर और नीर में क्या अंतर होता है। और रीर में और नीर के अलावा भी एक होता है EER, जो ये है जब आप नॉमिनल और रियल हटा देते हैं यहाँ से तो EER बचता है। तो ये क्या होता है, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो अंतर थोड़ा सा, ठीक है ना। खैर हमारे स्टेटमेंट समझ आ जाएगा भी आपको। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि करंट अफेयर्स की पॉइंट बात है ही, तो 2024 में इसमें 8% की वृद्धि दर्ज की गई है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या कह रहा है, यह अन्य मुद्राओं के एक समूह बास्केट की सापेक्ष किसी मुद्रा के मूल्य को मापती है। क्या कह रहा है कि यह अन्य मुद्राओं के एक समूह बास्केट के सापेक्ष किसी अन्य मुद्रा की बात हो रही है कि मूल्य को मापती है। थर्ड क्या कह रहा है, सी रीर में वृद्धि का अर्थ है व्यापार प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। अब देखिए समझिएगा, जब तक मैंने नहीं समझ में आएगा तो आपको कन्फ्यूज हो जाएंगे सब। एक चीज़ क्या कह रहा है कि रीर की बात हो रही है, दूसरी चीज़ अगर आपने करंट अफेयर्स थोड़ा सा पढ़ा होगा तो 8% की वृद्धि यूपीएससी अक्सर कभी कभी करता है कि फैक्ट जो है गलत डालता है। बेसिकली ये कितना होता है, ये है 4.5%। अब आप थोड़ा सा भी देखे होंगे तो आपको इतना अंदाजा लग जाएगा। गैप कितना देखिए 3.5% का, मतलब कि 8% बोल रहा है, ये कितना है 4.5%। आपको अगर यही 4.6 होता तो डाउट में आता, लेकिन जब 4.5 बजाय 8% तो थोड़ा सा भी अगर आपने देखा होगा आपको क्लियर हो जाएगा ये तो स्टेटमेंट एकदम गलत है। पहला स्टेटमेंट तो एकदम गलत है। अब बात आती है कि दूसरा स्टेटमेंट देखिए कैसे है, यह अन्य मुद्राओं के एक समूह बास्केट के सापेक्ष किसी मुद्रा के मूल्य को मापती है। हाँ, अब यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, सही लग रहा होगा और ये सही है भी, लेकिन जब समस्या अंदर क्या है, ये रीर का डेफिनेशन नहीं है। अंतर ये है इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की, ठीक है ना। ये किसका है, इफेक्टिव एक्सचेंज, मतलब की मीनिंग है, डिफिनेशन है कि यह अन्य मुद्राओं के एक समूह बास्केट के सापेक्ष किसी मुद्रा के मूल्य को मापती है।
अब यहाँ पर इफेक्टिव मेन चीज़ यही है, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ही है, बाकी उसके बाद तो रियल और नॉर्मल तो रियल और नॉमिनल तो बाद में जोड़ा जाता है, लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज कर सकते हैं, तो ये किसका डेफिनेशन है, ये है EER का, ना कि REER का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब यही बेसिक, अगर आपने गहराई में नहीं पढ़ा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। और देखते रहिए क्वेश्चन का लेवल, देखते रहिए बस, खाली अभी आप ट्राई करते रहिए, आपको फीलिंग आएगी हाँ क्वेश्चन बनता है कुछ। खैर भाई, तो शुरुआत है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, धीरे धीरे आ ही जाएगा। अब थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि रीढ़ में वृद्धि का अर्थ है, रीढ़ में वृद्धि का अर्थ है व्यापार प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, व्यापार प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। अब देखिए ये बात क्या हो रही, व्यापार प्रतिस्पर्धा। फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता जाके जरूर नेट पर सर्च करिएगा और अच्छे से पूरा आर्टिकल पढ़िएगा, इकोनॉमी का पॉइंट है। अगर आपको न समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पर एक डिटेल पूरा एनालिसिस करके आऊँगा, है ना, आपको वीडियो बताऊँगा कि मतलब कि क्या क्या इसका मीनिंग क्या है, ये घटता है बढ़ता है, सब चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि छोटे वीडियो में सब एक्सप्लेन करना संभव नहीं हो पाता है, बस अंदर इतना ही है। तो व्यापार प्रतिस्पर्धा में यही चीज़ अगर क्या होता कि कमी होता ना, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन ये क्या लिखे हैं, ये लिखे हैं वृद्धि। और जब वृद्धि आ गई तो रीढ़ का मतलब है कि इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, और जब ये बढ़ेगा तो क्या होता है, प्रतिस्पर्धा में कमी आती है, गिरावट आती है, बस। अब यहाँ पे क्या आपको नजर आया कि 3 पॉइंट, अगर आपको नोट्स में नहीं है तो नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो फिर आंसर कौन सा हुआ, आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ डी, मतलब ये ऊपर तो कोई कथन सही नहीं है। अब देखिए एक ही क्वेश्चन डिस्कस करने में हमको 4 मिनट लग गए केवल बस ऐसे चर्चा करने में, अगर एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी टाइम लग गया। बस टेस्ट करते रहिए अपने आप को, बस और कुछ नहीं, टेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि पढ़े होते हैं ना, PYQ पढ़े हैं हम, सही कर देंगे तो होता है ऐसा। फिर उसके बाद क्या पॉइंट है, क्वेश्चन ये देखिए, चर्चाओं में रहा थोरियम। थोरियम का हमेशा क्वेश्चन आता है, थोरियम के बारे में, यूरेनियम के बारे में, ये सब तो साइंस टेक्स्ट से क्वेश्चन बन के आता है। कभी देखो ऐसे क्वेश्चन ना ऐसे तरीके से बन के आते हैं कि आदमी कन्फ्यूज हो जाता है कहाँ से आया है क्वेश्चन, है ना, लेकिन इसका कोई स्पेशल सब्जेक्ट नहीं होता है, बस आ जाता है। चलिए बात करते हैं थोरियम के बारे में। भारत में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है, भारत में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। अब पता नहीं, पढ़े होंगे तो बात ठीक है। यह स्वतः विखंडनीय है, यहाँ पे डाउट आ जाइए तुरंत, स्वतः विखंडनीय है। अच्छा एक चीज़ देखिएगा, डाउट में ये सही भी लगेगा, क्यों, क्योंकि थोरियम आपको पता है रेडियो एक्टिव है। अब आपको पता होना चाहिए, हाँ आइस तैयारी कर रहे हैं और आपको इतना पता होना चाहिए कि थोरियम जो है रेडियो एक्टिव है, और जब रेडियो एक्टिव है तो थोरियम अपने आप वो तो होता ही है, लेकिन इसका जो है स्वतः विखंडनीय नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये जो है स्वतः विखंडनीय नहीं है। अब जब ये बात रहेगी आपको क्लियर कि स्वतः विखंडनीय नहीं है, तब आपको जो है ये स्टेटमेंट गलत रहेगा। ये इसका सबसे आम स्रोत मोनोजाइट है। अब ये मोनोजाइट आपको नहीं पता, फिर अगर बेसिक ही नहीं पता है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है, ये डाउट में डाल सकता है कभी कभी, आपको लगेगा कि नहीं कुछ और भी कोई देश होगा, तो ये रिस्की वाला है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा इस पर। अब ऐसा नहीं कर सकते, नहीं मैं नहीं करूँगा, करना पड़ेगा, एग्जाम में आगे करना पड़ेगा। अब आप इसको जो है जनरलाइज तौर पर सही मान लीजिए, क्योंकि इसमें गलत करने लायक कुछ है नहीं दिख रहा है। अब आपकी किस्मत, यहाँ पर किस्मत आ जाती है कि दिमाग काम कर दिया, यार हो सकता है थोरियम तो हो सकता है, या आप पढ़े हो कहीं पर दूसरा दिख गया तब भी आप सही मार दिए, लेकिन ये स्टेटमेंट सही है। अब आप गलत मार रहे जबरदस्ती का, तो फिर वही वाली बात हुई कि 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे ही गलत होते हैं, और होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। अभी मैं आपको कुछ टेक्निक बता दूंगा या कोई टेक्निक बता दूंगा, नहीं करेंगे, करेंगे गलत तब भी करेंगे। तो इसमें कौन सा आंसर सही निकला, इसमें 2 ही विकल्प, दो ही ऑप्शन सही है, मतलब केवल 2 ही सही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कौन सा है, ये देखिए इसको तो आपने पढ़ा होगा, कामराजर पत्तन, है ना। चर्चा में रहे कामराजर पत्तन के बारे में विचार कीजिए। अब देखिए, यह पत्तन लैंड लॉर्ड पोर्टल मॉडल के तहत संचालित होता है, पढ़िएगा, नहीं पढ़े कामराजर पत्तन के बारे में नहीं पढ़ा तो पढ़िएगा। अगर आप सही कर तो अच्छी बात है ना, इसका मतलब फिर आप तैयार है, बस कुछ नहीं, टेस्ट है और कुछ नहीं। यह भारत का 10वां महापत्तन है। अच्छा अब ये क्या है, फैक्ट है। अब यहाँ पर अपना ही रूल यूपीएससी कभी कभी खेल देगी,
कि फैक्ट क्या देगी, गलत देगी। कौन सा था, बारहवां। बस इतना पता रहेगा। तो अगर आपको सही, अगर आपका क्वेश्चन सही हुआ तो अच्छी बात है, गलत हुआ तो बात ही खत्म कर, है ना। क्या है, यह भारत का 10वां महापत्तन है, गलत है। तो आंसर क्या हुआ इसका, आंसर हो गया केवल एक सही, केवल एक सही। नेक्स्ट जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, ये देखिए, विमान दुर्घटनाग्रस्त के कारण चर्चाओं में रहे कौन, दक्षिण कोरिया। अब दक्षिण कोरिया अगर है तो दक्षिण कोरिया कुछ पता होना चाहिए ना, दक्षिण कोरिया कहाँ पर है, सोच रहे हैं नहीं भारत का पड़ोसी देश है, अच्छा भारत पड़ोसी देश है, बॉर्डर लगता है, अच्छा बॉर्डर लगता है, अब अपने से ज्ञान लगा रहे हैं, भाई पता तो होना चाहिए कि दक्षिण कोरिया कहाँ पर, फिर तो दिमाग को चलाएं, तो इसलिए न्यूज़ के हिसाब से उसको पता होना चाहिए। तो अब दक्षिण कोरिया के बारे में पहला स्टेटमेंट क्या है, 35 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा इसे उत्तर कोरिया से अलग। अब ये बेसिक बात है, ये अगर आप दक्षिण कोरिया में कुछ भी जानते हैं तो ये तो पता होना चाहिए ना कि कहाँ पर है, क्या है, किसका पड़ोसी है, किससे अलग होता है, क्या अलग होता है, कुछ तो पता होना चाहिए। खैर आगे वाले स्टेटमेंट में देखते हैं, कुछ क्या पता क्लू निकल के आए, लेकिन ये पॉइंट याद रखिएगा कुछ है। अच्छा आंसर दिख जाता है कभी कभी, अपना ईमानदारी से करना पड़ेगा, देखिए है ना, और कोई रास्ता नहीं है। इसके पश्चिम में पीत सागर स्थित है, इसके पश्चिम में पीत सागर। अब ये चीज़ तो बड़ा डिफिकल्ट लगता है कि पीत सागर, देखो जो पहला स्टेटमेंट था वो जनरल स्टेटमेंट था कि ठीक है ये बात सही है, बात सही है, या ये हमने पढ़ा है, लेकिन पीत सागर याद रही ये बात तो कुछ कह नहीं सकते। इसका पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र उपजाऊ है, ये तो कॉमन सी बात है। अभी कहेंगे नहीं उसका पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र उपजाऊ नहीं है, तब समझना तक नहीं हो, ऐसा क्यों हो सकता है, लेकिन उपजाऊ है, पॉजिटिव सेंस भी दे रहा है, तो ये बात सिंपल बात सही हो सकता है। इसमें कहने वाला क्या है, ये स्टेटमेंट थर्ड वाला सही हो सकता है, लेकिन अब थर्ड वाला सही है तो इसके पश्चिम में पीत सागर स्थित है। अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट आपको खेलना है, कौन सा, एक है आपका 35 डिग्री नॉर्थ, 35 डिग्री नॉर्थ। आप अगर ये याद है, आपका बेसिक याद है तो इससे खेल सकते हैं, या अब जैसे ये बेसिकली ना 35 नहीं है, क्या है ये 38 है, समझ रहे हैं ना, ये 38 है, आंसर सही 38 है। अब ये 35 जो लिखा हुआ है ये आपको अगर नहीं पता रहेगा तो कैसे काम चलेगा, फिर तो आप पीत सागर को भी नहीं समझ, मतलब ना पीत सागर समझ में आ रहा है कि ये कहाँ पर है, पीत सागर पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, तो बेसिकली क्या है, पीत सागर पश्चिम में ही है, ये बात सही है। अब ये बात अब क्लियर है, या तो ये क्लियर हो जाए या तो 35 वाला जो कि गलत था ये क्लियर हो जाए, दोनों में से एक क्लियर तभी सही होगा ये क्वेश्चन। और आप सोच रहे हैं कि नहीं हमको पीत सागर नहीं आ रहा है, हमको 35 वाला भी नहीं आ रहा है, हम इस पे केवल एक पे रिस्क ले रहे हैं कि चलो एक कॉमन सेंस इस पे लगा रहे हैं, तो जब आप इस पे कॉमन सेंस लगाएंगे ना तो पूरी चांस, अब थर्ड मान लो तो आप सही भी मान ले थोड़ी देर के लिए, अगर आपको ये लग रहा है कि थर्ड स्टेटमेंट सही मान लेते हैं तो आप बताइए थर्ड स्टेटमेंट मान क्या करेंगे, थर्ड स्टेटमेंट मतलब क्या, तीनों मार देंगे, BCD, ऐसा थोड़े होता है। तो आपको एक कोई ये तो ऐसा करिए 1 2 3 मारिए कि चलो ठीक है 35 को ही हम जो सही मान रहे जबरदस्ती का, इसका मतलब बेसिक गलत है, फिर तो बेसिक नहीं आ रहा है इसका मतलब। पीत सागर को चलो अगर आप 35, क्वेश्चन पूरा गेम यहीं पे है, 35 से 38 पे ही है, 38 डिग्री यही काटो, आंसर निकल का जाएगा। अगर आपको सच में बेसिक सही तैयार है तो आपको क्या करना, पहला स्टेटमेंट तो काटना है, पहला स्टेटमेंट जैसे काटे ये खत्म ये खत्म ये खत्म, तीन खत्म हो गए, आंसर निकल आ गया B। लेकिन अगर आप यही नहीं काट पा रहे 35 तो फिर आप काटते पीटते रहिए सब जा करके, आंसर सही आंसर कोई काटिए फिर जा करके कह रहे हैं नहीं हम C काट दें क्या, मतलब थर्ड वाला काट दें क्या। अब भाई तुम थर्ड वाला काट दोगे तो क्या मतलब रह गया, फिर तो 1 और 2 पहुँच जाओ भाई। ऐसे ही रिस्क लेना पड़ता है पेपर में, तो कुछ चीज़ आपको हटानी पड़ेगी, कुछ चीज़ लानी पड़ेगी, कुछ हटानी पड़ेगी, कुछ रिस्क लेना पड़ेगा। अब वही रिस्क किसकी अपनी अपनी किस्मत होती है कि रिस्क को किसका कितना बेहतर, शेयर मार्केट टाइप का, शेयर मार्केट जुआ टाइप का, हाँ चलो ठीक है अब रिस्क ले ही लेते हैं। अब सोचिए ना जिसको 35 नहीं समझ में आया, 35 ये नहीं समझ में आया, उसको क्वेश्चन गलत होना ही है क्योंकि वही खेल ही है। बाकी B और चलो ठीक भाई रिस्क ले सकते हैं, लेकिन उसी को काटना ही है जिसको इंपॉर्टेंट है। जो देखिए ना हर क्वेश्चन का अपना एक कोर वैल्यू होता है, हर और कोर पॉइंट होता है, उसी को पकड़ना बड़ा जरूरी होता है, वो कुछ और कुछ होता नहीं पेपर। खैर बातें बड़ी बड़ी करने से कोई मतलब नहीं होता है ना, जब पेपर में आता है तो भाई सबकी हालत ख़राब रहती है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कितना टाइम हो गया, 14-15 मिनट हो ही जाता है, देखिए कितना सोचते सोचते कम करते करते हो ही जाता है मेन नंबर। लेकिन एक चीज़ जरूर कहेंगे, रेगुलरिटी बनाए रखिए प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 का कांटे टक्कर चलेगी, याद रखिएगा, क्योंकि सब पेपर इधर कोई है नहीं। अब जो सब लोग लगे होंगे प्रीलिम्स पे ही फोकस किए होंगे, जिनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा 4-5 साल तक,
अब जो लड़के बेचारे 4-5 साल से प्रीलिम्स ही नहीं निकाल पा रहे हैं, वो तो लगेंगे ही ना प्रीलिम्स पे। अब आप सोच रहे हैं नहीं नहीं मैं तो 2 महीना या 2.5 महीना दूंगा, 2-2.5 महीना दूंगा और हम टॉप कर देंगे प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स टॉप भी नहीं करना है लेकिन बॉर्डर पार करना है, याद रखिएगा। अभी तो सीसाइड भी कितने लोग, देखो रियल बात है कि रियल ग्राउंड पे एकदम खेलिए, ज़्यादा हीरोपंती की जरूरत नहीं है कि नहीं हम तो जो है बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी बनाए से कुछ नहीं होने वाला है। एक्सेप्ट करिए, गलतियों को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलतियाँ अगर एक्सेप्ट नहीं होगी ना फिर समस्या बहुत ज़्यादा आएगी, याद रखिएगा। समस्या आएगी और ऐसा नहीं कि सबके साथ आएगी, तो खासतौर से हिंदी मीडियम के लिए बहुत बड़ी समस्या ही है। तो ये 5-5 सीरीज चल रहा है, 5-5 क्वेश्चन का, ये धीरे धीरे हो जाएगा 10 क्वेश्चन का, फिर उसके बाद हो जाएगा 30-40 क्वेश्चन का, ऐसे धीरे धीरे चलता रहेगा। और नहीं तो 10 तो चल ही रहा है ना, 5-5 क्वेश्चन डेली बहुत होता है, आप खुद देखिएगा, चेक करिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये सब कुछ बातें होती हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा मोटिवेशन जरूरी है, देना पड़ता है। ठीक है, आज की तरह रखते हैं, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।